खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जुर्म और सियासत की जुगलबंदी आखिर कब तक चलेगी? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर मांग की गई थी कि सीरियस क्राइम से जुड़े मामलों में जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी नेता के खिलाफ आरोप तय हो जाएं, यानी वो चार्जशीटेड हो जाए, तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए यह तो साफ कर दिया कि दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है और सरकार और संसद को ही यह काम करना होगा। लेकिन साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने सियासत में बढ़ रहे जुर्म के दखल को रोकने के लिए ऐसे उम्मीदवारों और तमाम पार्टियों को एक गाइडलाइन जरूर इशू कर दी है, ताकि ऐसे नेताओं की हकीकत उन्हें वोट देने वाले जरूर जान पाएं। पर अब सवाल यह है कि जब देश के 230 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हों, जिसमें से 134 सांसदों के खिलाफ सीरियस क्राइम के चार्जेस हों, तो क्या कोई भी पार्टी ऐसे दागियों को खुद से दूर करने की हिम्मत दिखा पाएगी? नहीं तो अब कैसे होगी मुजरिमों की सियासत में नो एंट्री, जो इस पूरी अपील का मकसद था? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दागी लीडरान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चार्जशीट चुनाव से रोकने का पैमाना नहीं, अब कैसे होगी सियासत में मुजरिमों की नो एंट्री। दागी लीडरों के इंतखाब लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही वाली आईनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कसूर साबित होने से कबल अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इल्जामात का सामना कर रहे किसी लीडर को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्लियामेंट को ये यकीनी बनाना होगा कि कोई मुजरिम सियासत में न आए। पार्लियामेंट को चाहिए कि इस मामले पर कानून साजी की जाए, ताकि मुजरिमाना शबीह वाले लीडरान कानून साजिया में पहुंच ही ना पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि सियासत में जराइम पेशा अनासिर का दाखिला और बदउनवानी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उम्मीदवारों को खुद पर लगे मुजरिमाना इल्जामात की वाज़ेह जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को हिदायत दी कि चुनाव लड़ रहे जिन उम्मीदवारों पर मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, उसकी जानकारी वो अपनी वेबसाइट्स और मीडिया में आम करें। सुप्रीम कोर्ट की दागदार सियासत को पाक करने के ताल्लुक से ये अहम राय है। हालांकि एडीआर ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। जहां तक सियासी जमातों में दागियों की शमूलियत का सवाल है, तो शायद ही कोई बड़ी जमात इससे अछूती रही हो। एडीआर जायजे के मुताबिक लोकसभा के मौजूदा 542 अरकान में 179 अरकान दागी हैं, जबकि राज्यसभा के मौजूदा 228 अरकान में 51 मेंबरान मुजरिमाना शबीह के हैं। एडीआर के मुताबिक 2014 में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट में से 179 यानी 33% पर मुजरिमाना मुकदमात दर्ज थे। इसके लिए एडीआर ने 541 अरकान पार्लियामेंट के हलफनामे का जायजा लिया था। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया कि 2004 में ऐसे अरकान पार्लियामेंट की तादाद में इजाफा हुआ। 2004 में 24% और 2009 में 30% अरकान पार्लियामेंट ऐसे थे जिन पर मुजरिमाना मामले दर्ज थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कैसे होगी सियासत में दागियों की नो एंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो खास बात यह है कि अश्वनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की थी कि भाई जो दागी लोग हैं उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ संसद का रास्ता है, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, संसद का काम है। लेकिन खास बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा ऐसा कानून बने इसका विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा अब उम्मीद कैसे की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद संसद का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, इस कानून को अमल में लाने के लिए सरकार अपने कदम बढ़ाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान इस डिबेट को चंद पलों में ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल प्रोफेसर सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलएसपी, जो कि एनडीए की पार्टनर है, उसके लीडर हैं, इंटेलेक्चुअल सेल के प्रेसिडेंट हैं। बस चंद पलों में कुछ और खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं। सोमनाथ भारती साहब, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, राजीव पांडे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अब्बास अली रुश्दी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आदिल सिंह बोपाराय,
कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन और रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर सुबोध, सबसे बड़ा सवाल अब यही नजर आ रहा है कि भाई देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो कह दिया कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, जो कि बात भी सही है, संसद का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन वो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कह रही है कि नहीं ऐसे कानून की जरूरत ही नहीं है, उससे ये उम्मीद कैसे की जाए कि वो इसके लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं हाँ कि जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है जी, वो मेरे मायने में ये सही वर्डिक्ट है, क्योंकि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है और न्यायपालिका इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कानून नहीं बना सकती। जो वर्डिक्ट आया है वो सही दिशा में वर्डिक्ट है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है जी कि क्या कारण है, हमें कारण में जाना पड़ेगा। और क्या कारण है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 2 दशक, आजादी के 2 दशक के बाद शुरू हुई। 1970 के बाद ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे राजनीति में ज्यादा दिखाई देता है और ग्रेजुअली ये 90s तक आते आते ये तीव्र होता है और ग्रेजुअली 2000 के बाद इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जहां पे फिल्टर होता है, जो रेसिड्यू हैं, जो कि टेंटेड हैं, जो कन्विक्टेड हैं, वो सत्ता से बाहर होते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस स्लो होता है। अब इसका प्रोसेस स्लो क्यों होता है? क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो उनमें जब तक लिटरेसी लेवल आगे नहीं जाएगा। और देखिए, यहाँ पे एक कोकस है, जो वोरा कमेटी कहता है कि एक सिंडिकेट है क्रिमिनल्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। वो सिंडिकेट तो हमें दिखता है और जो विल ऑफ द पीपुल है, जो जनता जो है, प्रजातंत्र में जनता भगवान है। अगर ये भगवान का ये मानना है कि हमारा जो संसद होगा, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और काउंसिल्स में, वो टेंटेड या कन्विक्टेड नहीं होंगे, तो मेरा ये मानना है कि एक न्यायपालिका ने जो आज दिया है कंडीशंस, एक रास्ता जो दिखाया है, संसद को इस पे बहुत अहम कानून बनाना चाहिए। अगर कानून ना भी बने तो मेरा अपना मानना है कि इंटरनल कमिटीज बननी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे चार्जशीटेड एंड टेंटेड होंगे उनको आप फिल्टर आउट करें। किस तरह से फिल्टर आउट करें? अब देखिए, उससे भी एक और बड़ी बात ये आती है कि जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी के बीच में और आपका पॉलिटिशियंस के, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। राजीव पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और सीनियर लॉयर हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब इस मामले की हियरिंग हो रही थी। राजीव पांडे साहब, सवाल देखिए सबसे बड़ा यही है इस वक्त जनता के मन में, क्योंकि जनता तो बहुत त्रस्त है। कई बार वोटर्स के लिए ऐसे हालात हो जाते हैं कि यह देखना पड़ता है कि कौन सा नेता ज्यादा टेंटेड है, कौन सा नेता कम टेंटेड है, मतलब किसके खिलाफ कम केसेस हैं, किसके खिलाफ ज्यादा केसेस हैं। हालात ये हो जाते हैं क्योंकि पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो ठान चुकी हैं कि बंद नहीं करेंगी। खुद ब खुद ऐसे दागी नेताओं को पार्टी से दूर रखना, टिकट ना देना, यह काम नहीं होगा। लिहाजा जनता के सामने ये हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो देश के मन में बड़ी उम्मीद थी कि भाई कम से कम सीरियस चार्जेस जिन लोगों पर लगे हैं, जो सीरियस चार्जेस में चार्जशीटेड नेता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आपकी सरकार ने साफ कहा कि नहीं, हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो अब हम कैसे उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद संसद का रास्ता अख्तियार किया जाएगा? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर सरकार गौर करेगी। सरकार इसके विषय में, देखिए, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जो संविधान प्रक्रिया है उसमें पार्लियामेंट इसके बारे में सोचेगी। जहां तक विषय है कि अगर आज आप देख लें तो जिस प्रकार की स्थिति थी आज सुप्रीम कोर्ट में, आप समझ रहे हैं कि अभी तक जो कानून है कि कन्विक्शन के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं चुनाव लड़ने से। आपको पता है कि देश में जिस प्रकार की स्थिति है, हमारी जो डेमोक्रेटिक पोजीशंस है, उसमें आज के डेट में अगर आप देखें, जैसे मैं कुछ स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा केस हुआ था महाराष्ट्र में जिसमें केवल मकोका इन्वोक करने के लिए 24 घंटे के भीतर एक चार्जशीट फाइल कर दी गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको थ्रो कर दिया चार्जशीट को। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में हुआ था। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज
जब तक ये ऐसे कामों को बंद नहीं करेगी जो सरकार थी, जब तक ऐसे कामों को, तो आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जानबूझ करके एक चार्जशीट कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक्स एंड बैलेंस के साथ पार्लियामेंट को डिस्कस करके इस विषय पर कानून बनाना चाहिए। और मैं आपसे सहमत हूं कि यह पार्टी को इंटरनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जिन पर सीरियस चार्जेस हैं, रेप, मर्डर जैसे, किडनैपिंग जैसे बड़े चार्जेस हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन समीर जी, जब बिहार में लालू का आतंक और राज कायम था, तो जब मैं अपनी पढ़ाई के समय में एक कहावत थी कि 76 में फंसा देंगे, कि 376 के केस में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को फंसाएंगे। तो रेप जैसे जघन्य अपराध का भी जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। मर्डर केस में मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं उस समय में लोग अपने ऊपर एक बगल से फायरिंग करवाते थे। लेकिन ये कहकर राजीव पांडे साहब, लेकिन ये कहकर उन तमाम अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता हैं उनको ढाल नहीं दी जा सकती ना, उनके लिए ढाल बनने का काम नहीं किया जा सकता ना, कि भाई पॉलिटिकल एम्बिशंस के तहत भी और पॉलिटिकल राइवलरी के तहत भी केसेस दर्ज कराए जाते हैं। मेरा कहना है, हाँ, मैं आपको एक लाइन लूंगा केवल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन पेंडिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। वो पिटीशन ये है कि जितने भी केसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के लिए हैं, उनके लिए आप अलग से कोर्ट बनाइए और उनके केसेस का फैसला आप 6 महीने में कर दीजिए। चार्जशीट फाइल नहीं हुए, डे टू डे हियरिंग करिए। और आप जैसे बिहार में आपको बताऊं कि कम से कम 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। नीतीश जी के जो पहले टर्म की सरकार थी, साहबुद्दीन जैसे जघन्य अपराधी को 3 केसेस में कन्विक्शन हुआ और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता के खिलाफ 4 कन्विक्शन हो गए। मेरा मानना है क्रॉस द पार्टी लाइन जिन लोगों पर भी गंभीर अपराध है, जिन पर चार्जशीट फाइल हुई है, उनके खिलाफ डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करके इन लोगों को बाहर करना चाहिए। लेकिन मेरे मतलब आप इसके खिलाफ है ना, आपकी पार्टी इसके खिलाफ है कि चार्जशीट के जो नेता हैं सीरियस क्राइम में उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए, इसके खिलाफ हैं आप, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं और पार्लियामेंट उस विषय को देखेगी। ठीक है सोमनाथ भारती साहब, लेकिन आम लोगों के लिए तो झटका है ना, ये आम वोटर्स के लिए तो झटका है ना, क्योंकि उम्मीद तो यही की जा रही थी कि भाई कम से कम दागी लोग जो हैं, जो चार्जशीटेड लोग हैं सीरियस क्राइम में, वो कम से कम दूर रहेंगे इलेक्शन से। लेकिन अब तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपकी पार्टी का क्या रुख है इस पर? नहीं समीर जी, अगर आपको याद होगा तो आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और अपने वक्तव्यों में जब चुनाव लड़ना शुरू किया था हमने, तो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की थी जिससे कि ये शुरू हो सके माहौल जिसमें कि पार्टियां जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको टिकट ना दे। तो आम आदमी पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में आगे आया और हमारे देखा देखी और पार्टियों ने भी इसको फॉलो करने का प्रयास किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसके संदर्भ में कुछ और भी कहना चाहता हूं कि अगर पीछे अगर आप देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में खास करके, अगर आपको याद है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर 22 क्रिमिनल केसेज में 19 केसेज में क्रिमिनल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को बरी कर दिया। तो जहां पुलिस का एफआईआर का चार्जशीट का इतना बड़ा मिसयूज आपको दिखा, अगर चार्जशीट के बेसिस पे अगर आप लोगों को मना करने लगे चुनाव में लड़ने से, तब तो बहुत अन्याय हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, 2 फैसले दिए हैं। एक फैसला दिया है पीछे कि जितने भी एमपीज एमएलए के केसेस हैं वो 1 साल के अंदर कोर्ट उसका फैसला करे। पटियाला हाउस में एक स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया है जिसमें कि सारे एमपीज एमएलए के केसेस 1 साल के अंदर फैसला करने को मजबूर हो रहा है कोर्ट। तो मुझे लग रहा है कि इस संदर्भ में यह फैसला कि भाई चार्जशीट के बेसिस पे ही किसी को आप चुनाव लड़ने से मना कर दो, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये इसको मैं ठीक मानता हूं। हाँ नहीं, लेकिन ये जो याचिका दायर की गई थी, जो अपील की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि भाई गंभीर अपराध जो सीरियस क्राइम्स के मामले हैं और जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा है,
ऐसा शख्स जो है उसको चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाए। तो ये कोई छोटे मोटे मामलों की तो बात ही नहीं थी। समीर जी, नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बहुत सीरियसली कहा है, और ये बहुत अच्छा किया कि पार्लियामेंट में ये बॉल फेंक दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली इस देश का कानून क्या होगा, ढांचा क्या होगा, देश कैसे चलेगा, इस देश के पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि एक और पहलू है जो मेरे पिछले साथी ने कहा कि जब कोई आदमी जाता है जनता के समक्ष में, तो जनता को भी इतना एजुकेट करना पड़ेगा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को वो वोट दे ही नहीं। और इस वक्त ये जो लकीर खींची गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लकीर बहुत डेंजरस है और लकीर बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इस वक्त पुलिस जो है वो पीपल इन पावर से अलग नहीं है। जो पीपल इन पावर है वो उनका पूरा कंट्रोल होता है पुलिस के ऊपर। पुलिस वही करता है जो कि पीपल इन पावर चाहता है। ऐसे वैसे केसेस जिसमें कि कोई केस ना बनता हो, पुलिस लगा देती है 302 307 लगा देती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अनलेस एंड अनटिल पुलिस को पीपल इन पावर से अलग ना किया जाए, अनलेस एंड अनटिल पुलिस की अकाउंटेबिलिटी संविधान के प्रति सुनिश्चित ना की जाए, और सिर्फ जो पीपल इन पावर हैं उनके हाथ में कंट्रोल ना रहे, तब तक ये जो व्यवस्था की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरे ख्याल में अच्छा है। ठीक है, रोशनी साहब, आप भी यही मानते हैं? आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए समीर भाई, अपराध मुक्त लोकतंत्र के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा पूरी समर्थन में है। खुले तौर पर हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और हम ये जानते हैं कि क्योंकि सरकार केंद्र में जो बैठी है, अब उसको तय करना है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देश के सामने जाना चाहिए कि वो कौन से राजनीतिक दल हैं। ये अवसर है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो कानून बनाए, और सख्त कानून बनाए कि जिससे अपराधियों को रोका जा सके। और अब आज ये क्लियर होना चाहिए पूरे देश के सामने कि वो कौन से राजनीतिक दल हैं। क्योंकि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारा काम नहीं है कानून बनाना। निश्चित तौर पर, और मैं ये कहना चाहूंगा, तो आपकी पार्टी साथ देगी? निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस सब आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बिल्कुल समीर भाई, मैंने कहा हमारी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है, और ये हमने सिर्फ कहा ही नहीं है, हमने सिद्ध करके दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव आया, तो हमने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग कि जो माफिया प्रवृत्ति के थे, वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी बंधु हो, हमारे सिटिंग विधायक विजय कुमार मिश्रा जो ज्ञानपुर से थे, अमन मणि त्रिपाठी, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है। डीपी यादव जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी में लेने से इनकार किया है। आज देश की जनता को होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये कानून लाए, और सारे राजनीतिक दलों का स्पष्ट रूप आना चाहिए कि अपराधियों के साथ कौन खड़ा है और भारतीय लोकतंत्र के साथ कौन खड़ा है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि अपराध मुक्त लोकतंत्र होना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी साहब के प्रवक्ता की सुन रहा था, अरे आप जनता के ऊपर क्यों डालते हैं? जिस जनता को ये अपराधी ग्लैमर दिखा करके 10-10 गाड़ियों के काफिले से प्रभावित करने का काम करते हैं, मैं भी चुनाव लड़ता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये प्रभावित होते हैं, आप जनता के ऊपर ना डालिए। सरकार अपना दायित्व पूरा करे और राजनीतिक दल अपना दायित्व। ऐसी स्थिति ही ना आने पाए। आप अपराधियों को टिकट ही क्यों दें? आप अपराधियों को टिकट न दीजिए। और ये बार बार ये कहना, ये चार्जशीट के ऊपर, आप चार्जशीट के ऊपर भाई ये पॉलिटिकल पार्टी, हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर तो इस मामले में सबके दामन दागदार हैं। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ज्ञान नहीं दे सकती। आपके सुनने में कमी हुई, आपके सुनने में पूरा डेटा मौजूद है। ध्यान नहीं दिया। मैंने ये उदाहरण दिया कि आप जनता को एजुकेट करने का प्रयास जब कर रहे हैं, तो ये पार्टी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं आप लाते हैं कि राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दें? बाहुबलियों के साथ चलती रही समाजवादी पार्टी, कौन नहीं जानता है? समाजवादी पार्टी किस तरह चलती रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको 2017 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनका पक्ष रखते हैं। हमने सिर्फ जबानी नहीं कहा है, हमने उदाहरण दिया है। ये वो विधायक जिनके हमने टिकट काटे, फिर पुनः ये विधायक होकर के आए हैं। अच्छी बात है, काटने चाहिए, सारी पार्टियों को काटने चाहिए। छोटा हो जाएगा। दागियों के टिकट सारी पार्टियों को काटने चाहिए। आप कह रहे हैं ये मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी। ठीक है, सिर्फ एलिगेशन पे हमने अपने मंत्रियों को हटाया है।
हमने ठीक है, सिर्फ आदिल सिंह एलिगेशन बोपरा पे अपने साहब, मंत्रियों को हटाया है। ये पहली ठीक है, बार ठीक है, हिंदुस्तान सोमनाथ के भाटी। इतिहास आप में पे हुआ कोई है। आरोप नहीं लगा रहे, आप पे कोई ठीक आरोप है, नहीं लगा ठीक है। रहे, आप मुझे बात को भारती गलत ले साहब, रहे हैं। रुश्दी साहब। हमने ये कहा कि ठीक इस है। देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद हाँ। में सख्त कानून लेके आए और तमाम ठीक राजनीतिक है। दलों को एक्सपोज करे कि कौन से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र बहुत को अच्छी बात अपराध है। मुक्त रखना चाहते हैं और कौन से बहुत राजनीतिक अच्छी दल हैं बात आपने जो कही। भारतीय लोकतंत्र को अपराध युक्त रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। आदिल सिंह बोपरा कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल सिंह साहब, थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया, आपके आने से पहले बात यही हो रही थी कि भाई अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संसद के जरिए ही कानून बनेगा, कानून बनाने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है नहीं, तो अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और संसद का रास्ता अख्तियार होना चाहिए। ऐसे लोग जो चार्जशीटेड हैं सीरियस मामलों में, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो कांग्रेस पार्टी किधर खड़ी है? बीजेपी तो करिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किधर हैं? देखिए समीर साहब, आज हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत करते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है और हमारी भी ये मांग है कि जो आज की वर्तमान सरकार है, इनके पास नंबर्स है, ये बिल प्रेजेंट करे पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन देगा। ये देखिए आज नीड ऑफ द आवर है, हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपराध मुक्त हिंदुस्तान और पॉलिटिकल सिस्टम बनाएं। और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल राहुल गांधी जी साहब, उन्होंने 2013 में पब्लिकली एक ऑर्डिनेंस को नकारा था जो प्रोटेक्शन देता कन्विक्टेड एमएलएज या एमपीज को। सो कांग्रेस पार्टी एक अपराध मुक्त हिंदुस्तान और अपराध मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम के साथ खड़ी है, ये मैं अपना स्टैंड स्पष्ट कर दूं। पर देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो एक एलिजेड हिस्ट्री शीटर है। जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया कि जो सारे क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर के, आर्सन के, 153A जो भड़काऊ भाषणों के हैं, आप वो विड्रॉ करिए। सो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा जैसी, इनसे उम्मीद रखना ही गलत है। तो जब हमारी सरकार अगले साल आएगी, हम जरूर इस पे कड़ी एड्रेस करेंगे, इस पे कड़े कॉन्क्रीट मेजर्स लेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको फ्रूटफुली हम लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके आए। मैं आपके साथ दो आंकड़े शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। ये एडीआर के आंकड़े हैं, बड़े ही रिप्यूटेबल एजेंसी के आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के 33% सांसद के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। 33% जो पार्लियामेंट संसद में है, और इनके 32% एमएलए हैं हिंदुस्तान में जिनके खिलाफ सीरियस अपराध के मामले दर्ज हैं। सो ये है भारतीय जनता पार्टी। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है तो समीर साहब हिंदुस्तान में, कन्विक्टेड लिंचर्स को हार पहनाए जाते हैं। कन्विक्टेड लिंचर्स के लिए रैलियां निकाली जाती हैं, कन्विक्टेड लिंचर्स को प्रमोट किया जाता है। अभी तक संदीप कुलदीप सेंगर को इन्होंने नहीं निकाला पार्टी से। मैं आपको कांग्रेस पार्टी का डेटा बता देता हूं, एडीआर का ही डेटा है। कांग्रेस पार्टी के एमपीज हैं टोटल राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 97, 15 के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और 8 के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं। एमएलएस पर आ जाइए, 773 हैं, 203 के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस, 134 के खिलाफ सीरियस क्राइम के चार्जेस। ये भी एडीआर का। मैंने आपसे कहा ना, इसमें किसी भी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं मिलेगा। अब भाई बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा एमएलए हैं। देखिए समीर साहब, आपको देखना चाहिए कौन सी पार्टी की नीयत साफ है। राहुल गांधी साहब ने 2013 में एक ऑर्डिनेंस को नकारा था जो प्रोटेक्शन देती कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएस को। ये हमारी नीति है, ये हमारी मंशा है, हम साफ पॉलिटिक्स की ओर जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आदमी को उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाया है जिसकी तो वीडियोज हैं यूट्यूब पे, जिसकी वीडियोज हैं भड़काऊ भाषण देने की, राइटिंग की, आर्सन की, जिसके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक बिल प्रेजेंट करे, टेबल करे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। मैं स्पष्ट तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से कहता हूं, हम ऐसे बिल के पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसे बिल का सपोर्ट करेगी। रामेश्वर पांडे साहब, कुछ उम्मीद की जाए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये बैन हो पाएंगे चुनाव लड़ने से? कुछ उम्मीद नजर आती है दूर दूर तक? थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जी, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। एडीआर की रिपोर्ट भी देख लीजिए, कोई पार्टी बेदाग नहीं है जी। और
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये अधूरी कोशिशें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा का ध्यान रखा, लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा, और कानून तो संसद को बनाना है। और मुझे याद है कि चुनाव सुधार का एक छोटा सा हिस्सा है। सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग अपील कर चुका है और चुनाव सुधार की जो बैठकें हुई हैं उसमें तमाम प्रस्ताव है, जिसमें एक यह है कि अपराधीकरण रोका जाए, दूसरा यह है कि जिन अपराधियों जो लोग अपराधी गतिविधियों में शामिल हैं और वो कहते हैं कि हम पर गलत चार्जेस लगे हैं, तो उनके मामले जल्दी जल्दी निपटाए जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसके अलावा भी चुनाव सुधार के बहुत सारे प्रयास हैं, तो टुकड़ों में को नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी बात है, लोकतंत्र के नजरिए से देखिए, अभी हमारे मित्र ने बताया राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम अपने राजनीतिक विरोधियों को ऐसे केसेज में फंसाते हैं, और ऐसी दर्जनों घटनाएं मैं अभी कोट कर सकता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए आप क्रिमिनल चार्जेस लगाते हैं। और अभी हमारे मित्र ने बताया कि पुलिस का उपयोग होता है। जिक्र कर रहे थे अभी। तो ऐसे में हमारे लोकतंत्र की और प्राकृतिक न्याय की एक डिमांड है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को फांसी नहीं होना चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि राजनीति में मैं यह जानता हूं कि बड़े अपराधी हैं जिनके खिलाफ कोई केसेज नहीं है, सारे केसेज मिटा दिए गए, खत्म कर दिए गए, राजनीतिक प्रभाव में खत्म कर दिए गए, लेकिन वो बड़े राजनीतिक अपराधी हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, बेहतर मजबूत हो सकता है। ये सारे अपराधी जन अवधारणाओं में भी अपराधी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेज हैं, लेकिन जन अवधारणाओं में वो राजनीतिक शख्सियत हैं और जनता का उनको समर्थन मिलता है। तो जन अवधारणाओं में जो अपराधी है, जनता उन्हें रिजेक्ट कर देती है। आप चुनाव परिणाम देख लें। जरूरत है कि पार्लियामेंट में बहस हो, और जरूरत है, और सभी राज्य, मुझे याद है कि मुलायम सिंह ने कहा कि मैं अपराधियों को टिकट नहीं दूंगा, सबसे पहले आडवाणी ने कहा कि मैं अपराधियों को टिकट नहीं दूंगा, सारे दलों ने कहा है कि नहीं दूंगा, लेकिन अंततः वो टिकट देते हैं। बिल्कुल। और अभी उसके बावजूद भी जो दागी हैं, उनको तरजीह मिली जाती है टिकटों के बंटवारे में। चुनाव जब आता है, और हद तो ये है कि चुनाव जब आता है तो उनमें से कुछ को चुनकर विधानसभा और संसद में भी पहुंचा देती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर पांडे साहब, आप ही की इस बात के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब गेंद सरकार के पाले में आ गई है, संसद के पाले में आ गई है, कैसे होगी मुजरिमों की सियासत में नो एंट्री। लौट रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे होगी मुजरिमों की सियासत में नो एंट्री, ये हमारा आज का सवाल। सेकंड सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। सोमनाथ भारती साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ भारती साहब, फिर रास्ता क्या है? आप खुद भी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल राइवलरी के चलते कई तरह के सीरियस केसेस दर्ज हो जाते हैं, तो कैसे फिर रोका कैसे जाएगा? ये नो एंट्री कैसे होगी मुजरिमों की ऐसे माहौल में? क्योंकि आज कुछ लोग ऐतिहासिक कह रहे हैं इस डिबेट में भी इस फैसले को, लेकिन ऐतिहासिक तो तब होता ना जब सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक जैसा कुछ फैसला दे देता कि भाई जाइए 6 महीने में कानून बनाकर लाइए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह दायित्व आज भाजपा की सरकार पे डाला है। क्या जवाब दे सकता हूं? और भाजपा आज पूर्ण बहुमत में है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगर आप इस पे देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ काफी सारे हिंट्स दिए हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे कानून में। कहा है कि भाई ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ कोई केसेज हो उसकी पूरी तरह से आप एडवर्टाइज करिए, अपने वेबसाइट पे डालिए, 3-3 बार अखबारों में उनका एड निकालिए, उनके बारे में बताइए जनता को। तो कई सारी बातें कही हैं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऊपर है
कि इस पर कानून बनाए। जी। तो मुझे लगता है कि हाँ। भाजपा का नैतिक दायित्व है कि अपराधीकरण राजनीति में खत्म हो, उसके ऊपर एक स्ट्रांग कानून बनाए, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा ख्याल है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं उनको वचन देता हूं कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें ऐसा कुछ करके लाएं जिससे कि अपराधी तत्व को एक ऐसा सॉर्ट ऑफ डिस्करेज हो जिससे कि वो पॉलिटिक्स में आने की सोचे ही नहीं। जी राजीव पांडे साहब, होगा ऐसा, मुमकिन है? देखिए डिबेट में अभी आपके अलावा 4 पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और सब इस बारे में एकमत है कि ऐसा कोई कड़ा कानून आना चाहिए ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके कि वो चुनाव ना लड़ पाए। इसके लिए क्या रास्ता सोचा है आपने? सारी पार्टियां साथ हैं आपके? देखिए, मैं समीर भाई, आज सुप्रीम कोर्ट में आज जजमेंट आया है, गवर्नमेंट इसको एनालाइज करेगी और इस पर एक्शन लेगी। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हमने किसी को नहीं दिया। ये जितने भी माफिया यूपी में क्रिएट हुए और बिहार में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने क्रिएट किए, मैं वहीं से आता हूं इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी के जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं, अरे ट्रिपल तलाक बिल पर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, राजस्थान जब नहीं बोल रहे थे मैंने बोला नहीं। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कहा, जब आप बोल रहे थे आपने नहीं कहा जो है वो पाक साफ नहीं है। बलात्कार का आरोपी था। आप इस तरह के, आप गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, आप समाजवादियों के ऊपर ये अच्छा इल्जाम सुनिए नहीं लगा सुनिए सुनिए सकते। सुनिए हमने सुनिए, साफ तौर पर आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं अभी। फिर लोगों को दोबारा सुनिए सुनिए ना जरा, 2 मिनट सर, आप हमको बताइए। अपने समय में बोलिए, मेरे समय में मत बोलिए। बारीक बात ना करिए। सुनिए सुनिए ना, मेरे समय में मत बोलिए प्लीज। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अनुरोध, आप अपनी दिखा रहे हैं अपनी बात, आप मुझसे मत कुछ। 2 मिनट सर, 2 मिनट, आप अच्छी तरह 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आपने डिनाई कर दिया। एक मिनट बात रख लेने दीजिए। 1 मिनट सर, अनुरोध है सर। राजनीतिक पार्टियों ने अगर एहतियात बरती होती, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अरे कोई आप कानून लाइए। सीरियस डिबेट है सर, सीरियस डिबेट है। 1 मिनट सर, मैं कर रहा हूँ ना सर। जी राजीव भाई बोलिए। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। अब आप बात आती है, अब नहीं 1 मिनट, 1 मिनट। मेरा क्या कहना है, क्या है समीर भाई की कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कम से कम, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, ये कांग्रेसी कहा चले गए थे। अभी उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल पे कहा कि कानून लाओ, इन्होंने कानून को रोक दिया। ये एंटी मुस्लिम वुमेन है। मेरा क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी जो काम उठाती है, बीरा लेती है, उसको पूरा करती है। के बारे है कांग्रेसियों को पहले सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 10 बार, अरे भैया कौन है आप, मेरे को बोलने दो भाई, बोलने दो। कहां जा रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल पता है बीजेपी सरकार। भैया टॉपिक पे तो डिस्कस कर लो। कांग्रेस ने ये काम नहीं तो फाइल पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो पुलिस रिफॉर्म्स है उस, अरे भाई आपको समझ से ऊपर की, अरे भैया ऐसा है ना कि लालू पप्पू के चेले हो तुम लोग, तो आपको वही समझ में। टॉपिक पे आ रहा हूं, पानी नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल एक बात है, आप चोर की पार्टी से हो, आपका अध्यक्ष तड़ीपार है और आपको समझ कानून की एक अक्षर नहीं है। मुद्दा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। मुद्दे पर बात पीछे से मुझे बताइए, वो ऑफिस ऑफ तलाक बीच में लाएंगे तो वो फिर रफेल ले आएंगे। जी ठीक है, इसलिए मुद्दे पर बात कीजिए कि जब एससी सबको मौका मिलेगा एक एक तो करके। आपका समाजवादियों ने पूरा साथ दिया। उधर की बात करी जाते हैं बैठ। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा। प्रॉब्लम ये है मित्र कि प्रॉब्लम कहाँ है कि आप क्या है, हाँ बिल्कुल पप्पू जी नहीं है यहाँ, राहुल गांधी नहीं है, इसलिए कॉमेडी शो कैसे चलेगा? बिना राहुल गांधी के कोई कॉमेडी शो चल नहीं सकता। कपिल शर्मा से बड़ा कॉमेडियन है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ समीर भाई, समीर भाई मैं बोलना चाहता हूँ, अली बाबा और 40 स्टोर है, अली बाबा और 40 कमेंट्री चल रहे हैं। जी मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आ जाए। ऐसा है हो गया होगा आप लोगों क्या का। है कि सिंपल बात है कि आज के डेट में जो पुलिस है, पुलिस जो है नहीं अगर पुलिस जो है जब तक फर्जी एफआईआर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये था और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट पे इस पे बहस होनी चाहिए। और मैं इसका समर्थन करता हूं कि एक कानून हो जिस पर सब लोग बहस हो, इस पर डिबेट हो और फुल्ली
जो प्रिकॉशंस के साथ किसका मिसयूज नहीं हो पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की सरकार केरला में है, कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। बंगाल में पुलिस क्या कर रही है, कल 2 बच्चों को गोली से मार दिया, 2 दलित बीजेपी एक्टिविस्ट को गोली से मार दिया। अब आप इस प्रकार की जहां विंडिक्टिव सरकारें इस कारण से अरे भैया आपको समझ में बात कर रहे हैं जहां मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, पुलिस रिपोर्ट आ रहे हैं, वहां पर भी ये सब होता है, वहां पर भी पैसे देकर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, वहां पर भी पुलिसिया भ्रष्टाचार जमकर चल रहा है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। समीर भाई इसीलिए मैं हर जगह है, हर जगह है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा क्या कहना है कि जिस प्रकार की नहीं मैं वही कह रहा हूं, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जब तक पुलिस रिफॉर्म कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस तरीके के कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मैं तो पूरी बातों को ला करके यह कहना चाहता हूं कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। समीर जी मैं एक सवाल ये करेंगे, सरकार देखेगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर पास किया है, एनालाइज करने का मौका तो दीजिए। समीर साहब 30 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है, आदिल सिंह साहब बोलिए। वो कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, पहले वो हो जाए। की जजमेंट है, इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। सोमनाथ भारती सवाल सोमनाथ जी में आता हूं, आधे घंटे में पढ़ लेंगे, आता हूं मैं जी, और एनालाइज भी कर लेंगे। आदिल सिंह साहब बोलिए आप। मैं तो वही तो एनालाइज करके इतने दिनों से आपने कुछ नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 10 जजमेंट है, क्या किया आपने? कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सुन लीजिए कृपया करके बड़े भाई, सुन लीजिए, विद्वान हैं आप तो। सुन लीजिए, 30 सेकंड ही चाहूंगा मैं, ज्यादा नहीं चाहता। देखिए समीर भाई, एक ऐसी पार्टी से उम्मीद करना, भारतीय जनता पार्टी जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक फॉर्मर तड़ीपार रहे हैं, 302 का मुकदमा चला है उनके खिलाफ, उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है? दूसरी बात, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कुलदीप सेंगर जो भाई जब बरी हुई है, शायद आपको पता नहीं, और आपके अध्यक्ष और अध्यक्ष माता जी आज भी बेल पर है, और जो जयंत सिन्हा है कन्विक्टेड लिंचर्स को हार पहनाते हैं। सुन लीजिए, वो तो बरी हो गए। अरे वो तो तड़ीपार साहब की पार्टी है, आप तड़ीपार साहब की, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, बंगारू लक्ष्मण की आपकी, जो ऑन कैमरा पैसे लेते पकड़ा गया था, भूल गए? बंगारू लक्ष्मण जो डिफेंस डील्स में पैसे पकड़ रहा था, जो आज मोदी साहब एजेंट बने हुए हैं अनिल अंबानी के, जाके पेरिस में डील्स करते हैं अनिल अंबानी के लिए, बचौलिए बने हुए हैं अनिल अंबानी के लिए। मुझे आप क्या डिक्रिमिनलाइजेशन तड़ीपार और चोरों की पार्टी है आपकी। 2019 बिल्कुल नजदीक है, बिल लेके आइए, बिल लेके आइए, फिर भी हम चाहेंगे, फिर भी मेरी गुजारिश है कि बहस जो है वो मुद्दे पर हो। दीजिए, बिल लेके आइए, कांग्रेस पार्टी आप दोनों की बात सुन ली, आप दोनों की बात सुन ली, बरी हो गए, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। तड़ीपार, मैं कह रहा हूं सुबोध जी कुल मिलाकर तड़ीपार नहीं है, 302 का मुकदमा हो गया भाई, भी अपील जारी है, फिक्र ना करिए। एक सवाल कर लूं मैं, अभी भी अपील जारी है, हो गया। एक मिनट बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए। आप इतने बौखला क्यों जाते हैं? ये तो सत्य है, क्योंकि ये तो यही तो चलता सत्य रहेगा। है पॉलिटिकल कि अलीबाबा और 40 चोरों ने अंबानी की सेवा में लगा। देखिए, ये नेक्सस कैसे खत्म होगा? देखिए, 2 लेवल पे ये नेक्सस खत्म हो सकता है। हाँ, जैसा कि लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने लगातार बोला है हाँ, कि पार्लियामेंट को इस पे कानून लानी चाहिए जी, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है जी, जो बातें बोली है हाँ, कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाए इसमें, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से ही प्रॉब्लम को सॉल्व मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। संपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है जैसा कि लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये बोला था कि 11 प्रदेश में कम से कम ट्रायल स्पीडी ट्रायल कोर्ट होना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो कन्विक्टेड है, चार्जशीटेड है पॉलिटिशियन, उनको जल्दी सा रिलीफ मिले और जो फाउंड गिल्टी है उनको पनिशमेंट मिले। एक तो ये होगा। एक जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की आवश्यकता है। जैसा कि सोमनाथ भारती जी कह रहे थे कि उनके पार्टी में जो ये स्टार्ट किया गया था वो और भी पार्टियों में आगे ले जाने का की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वहां भी मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी का मदद लेना चाहिए, ताकि वो फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो, तो इससे भी क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के बीच का नेक्सस थोड़ा कमेगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आजादी के 2 दशक के बाद, लगभग 1970 के बाद, ये जो नेक्सस था, जो इंडिपेंडेंस
ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी था, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी का भी अपना इंडिपेंडेंस था, ये ओवरलैप हो गया एक दूसरे में, इन सब में नेक्सस हो गया। वो नेक्सस क्यों हो गया? वो नेक्सस हो गया कि कोई लोग पोस्टिंग चाहते हैं तो वो पॉलिटिशियन के करीब चले जाते थे। खुल करके बोलिए कि इंदिरा जी ने खत्म कर दिया इंडिपेंडेंस। जी 70 के बाद क्या हुआ और सब जानते हैं, इंदिरा जी का ही राज था, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो समझदार के लिए सारा काफी है। तो 70 के बाद जो लगातार जो ये बदलाव आए हैं और जो नेक्सस हुआ है इन लोगों के बीच में, साथ में इसके साथ साथ और एक चीज निकल कर आती है कि जो जनता है, जो हमारा प्रजातंत्र में भगवान है, ये जनता चूंकि लिटरेसी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसका फायदा कुछ पॉलिटिशियन और कुछ ब्यूरोक्रेट उठा लेते हैं। हाँ। इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं है, संस्थाएं मजबूत नहीं है, संस्थाएं डिलीवर नहीं कर पाती है, तो नेताओं का मदद लेना पड़ता है उन गरीब जनता को। तो इस कारण से गरीब जनता भी बदमाश लोगों को भी वोट देने में अपना मजबूरी समझते हैं। तो ये रिफॉर्म करने की आवश्यकता तब है कि जब आप इंडिपेंडेंस सबकी एक साथ करें। ब्यूरोक्रेसी की भी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशरी की। इसके साथ साथ मैं जुडिशरी को भी इस कटघरे में लेकर आना चाहता हूं। देखिए, नो डाउट जुडिशरी ने बहुत अच्छी काम की है, लेकिन जो आप कोलिजियम सिस्टम को देखते हैं, न्यायपालिका को देखते हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखते हैं, वहां पे हमारी जो एनडीए की सरकार है, एनजेएसी लेकर आई थी यहाँ पर, ताकि एक ट्रांसपेरेंट वहां अपॉइंटमेंट हो, एक सर्कुलेशन ऑफ एलीट है। कोलिजियम सिस्टम एक सर्कुलेशन ऑफ एलीट की तरह वहां पे एक नेक्सस बनाकर बैठी हुई है। तो जो नेक्सस पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के बीच में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लगातार अभियान अपना चला रही है। और मुझे लगता है कि जब तक ये तीनों चीजें जब तक रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, इंटरनल पार्टी रिफॉर्म, अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिफॉर्म ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, और उसके साथ साथ तब जाकर ये नेक्सस खत्म हो सकता है। और लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है रुशदी साहब, लेकिन हकीकत ये है ना कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो, डिबेट में बैठकर अच्छी अच्छी बातें कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि दागी लोगों में जिताऊ कैंडिडेट नजर आने लगता है। एक मिनट प्लीज, मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रुशदी साहब पहले जवाब ले लें, उसके बाद फिर मैं आता हूं। जी रुशदी साहब। जी समीर भाई, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर आपके इतने बड़े चैनल पे पूरे देश के सामने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिल लेकर के आए, SC/ST संशोधन बिल लाए, हम इनके विपक्ष में होने के बाद भी इनके साथ खड़े थे। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने के लिए बिल लेके आए, हम इनके साथ खड़े थे। ये देश को बर्बाद न करें, इसके लोकतंत्र को बचाएं। हम आज इस आधुनिक युग में आ गए हैं कि हमें अपराधियों को रोकना ही पड़ेगा। और मैं राजीव जी से इतना कहना चाहता हूं कि ये तर्क वितर्क सब किनारे रख दीजिए। अगर पुलिस के रवैये के ही ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर आपको ये डर था कि राजनीतिक दलों को रोका जाएगा, राजनीतिक व्यक्तियों को रोका जाएगा, तो वो फास्ट ट्रैक अदालतें जो आपके संकल्प पत्र का हिस्सा हुआ करती थी, जो आपके भाषणों का 2014 में हिस्सा हुआ करती थी, वो फास्ट ट्रैक अदालतें इस देश के किस प्रांत में काम कर रही हैं? आपने क्यों नहीं अवसर दिया? अगर आपको वाकई चिंता है अपराधियों की, तो राजनीति में रहने वाले अपराधियों का भी केस फास्ट ट्रैक में जाकर के आपको देश के सामने सच्चाई लानी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि अपराधियों के साथ खुली तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट है, उस एडीआर की रिपोर्ट में खुद हमारे डिप्टी सीएम मौर्य जी ने जो 10 मुकदमे उन्होंने अपने एफिडेविट में फाइल किए हैं, उसमें हत्या का भी है, बलवा का भी है और संगीन अपराधों के मुकदमे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में आज वो भी सदस्य जिसको देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने चार्जशीट किया हत्या और बलात्कार के मामले में, आज वो भी विधायक राजीव जी आपके विधानमंडल का सदस्य है। इससे आपकी मंशा का पूरे देश को पता लगता है कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी 17 विधायक हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और 14 के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं। कोई भी पार्टी जब दूसरे का गिनाती है ना, तो मैं उसका बता देता हूं। सरकार बिल लेके आए, ठीक है, सरकार बिल लेके आए, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। और हम आपसे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने 17 अपराधियों को टिकट काटा है और 19 में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को समाजवादी पार्टी कहीं से भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही। समीर भाई इसका जवाब ठीक, बहुत अच्छी बात कि दागी उम्मीदवारों को आपकी पार्टी टिकट नहीं देने जा रही। अच्छी बात है राजीव पांडे साहब, अच्छा होता है ये भी आप भी यही कह पाते
ठीक है, लेकिन सोमनाथ भारती साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोमनाथ भारती साहब जल्दी से। मैं बिल्कुल कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो ये बता दें दो प्रकार कि के अपराध हैं। इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है सेंटर में और यूपी में और 19 राज्यों के अंदर। जी मैं जानना चाहता हूं कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात प्रकाश सिंह वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, क्या उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम किया है? पुलिस रिफॉर्म्स की बिल्कुल स्पेसिफिक बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। प्रकाश सिंह केस के अंदर ऐसी ऐसी बातें कही गई थी जिससे कि पुलिस और जो पीपल इन पावर है उनको अलग किया जा सके। आज पुलिस का जो मिसयूज है, जो अब्यूज है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके द्वारा होता है, क्या उस पे एक भी कदम भाजपा की केंद्र सरकार ने उठाया है? क्या उस पे एक भी कदम भाजपा के किसी भी सरकार ने उठाया है? नंबर 2, ये भी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई राहुल जी पप्पू हैं। अरे भाई आपके जो नेता है वो गप्पू हैं और गप्पू जी ने इतना गप लड़ा करके देश को तंग कर दिया है। ये गप्पू और पप्पू के बीच में देश को मत फंसाओ। देश बहुत बड़ा है, देश के अंदर बहुत सारे लोग क्षमता रखते हैं कि देश को दिखा दे सके। इसीलिए इससे बाहर निकलो और देश के अंदर वो बातें करो जिससे कि देश की जनता को फायदा पहुंचे। आप रखते हैं क्षमता, आपके नेता रखते हैं क्षमता। ठीक 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 ठीक, पर्सनल कमेंट नहीं करें तो अच्छा होगा। मुद्दे पर बात कीजिए। जो मुद्दा उठाया सोमनाथ जी ने, राजीव पांडे साहब, मुझे लगता है उसका जवाब दे दीजिए सीरियसली। जी आदिल साहब इसके बाद जी राजीव पांडे साहब जवाब दीजिए। पुलिस रिफॉर्म्स की दिशा में क्या कदम उठाया आपने? आपने वादा किया था कि 6 महीने में सारे दागी संसद से बाहर कर देंगे, क्या हुआ उसका? नहीं आप देखिए, जहां पर दागी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन तक केस चला और बाद में फाइनली आज दिल्ली में भी एक सेपरेट कोर्ट बना है जिसमें कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर पेंडिंग था। अगर सोमनाथ जी ने कहा तो उनको पता होगा कि आउट ऑफ टर्न केस लेने पर सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग था। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी भी स्टेट में आप बता दीजिए रिकॉर्ड से कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, अपने अपोजिशन को, मध्य प्रदेश की सरकार है, किसी कांग्रेसी पर कोई चार्जशीट नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस की राजनीति रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में 24 घंटे के भीतर मकोका लगाने के लिए एक चार्जशीट फाइल कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको हटा दिया। मेरा यह मानना है कि सारी पार्टियों को पॉलिटिकल राइवलरी का आप जिक्र कर रहे हैं, जल्दी से आदिल सिंह साहब 10 सेकंड दे पाऊंगा जल्दी से जी। उसके बाद क्लोजिंग कमेंट रामेश्वर पांडे साहब। सब जानते हैं आदिल सिंह जी, जल्दी से आपको लताड़ बनिए। गुजरे हुए कल की आपको झाड़ा है, गुजरे हुए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए 22 केसों में 19 केस में आप एक एक करके आदिल सिंह साहब की आवाज आप कीजिए जी जल्दी से जी, 30 सेकंड जल्दी से। देखिए समीर भाई, इसमें एक मुझे कुछ कहना है, पहलू है, वो है पॉलिटिकल फंडिंग। भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम्स लेके आए हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। अब इलेक्शन कमीशन ने आप ही कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो सिस्टम में ओपेसिटी लेके आएगा। अब पता नहीं चलेगा, एनोनिमस फंडिंग की बात आ रही है। अब कोई कॉर्पोरेट ने भारतीय जनता पार्टी को 1000 करोड़ रुपए दिया, जैसे कल अनिल अंबानी ने भारतीय जनता पार्टी को 5000 करोड़ रुपए दिया, तो ये इनके पब्लिक को नहीं आगे हो सकता इलेक्टोरल बॉन्ड पर आइए ना। सो यही भारतीय जनता पार्टी है जो संस्थाओं को दबा रही है, पॉलिटिकल फंडिंग और इलेक्टोरल सिस्टम्स को ओपेक बना रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके हिसाब से जुड़ी हुई है। रामेश्वर पांडे साहब 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। सर यही सर फिर ऐसे माहौल में उम्मीद कैसे की जाए कि मुजरिमों की सियासत में नो एंट्री हो पाएगी? पांडे जी जल्दी से खामोश कराइए जी। हो गए सब खामोश। पहली बात, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट देखा जाए तो हमारे सारे पार्टी के संजीदा लोग, सभी पार्टियों के संजीदा लोग शर्मिंदा होते हैं। क्रिमिनलाइजेशन रोकना इसलिए चाहिए कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, सपा के हों, एक बाहुबली आ जाता है विनेबिलिटी के आधार पर तो तमाम कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही कांग्रेस की हालत है, यही भाजपा की हालत है। तो विनेबिलिटी के आधार पर जो राजनीतिक बाहुबलियों को ले आती है पार्टियां, आम कार्यकर्ता दुखी है। तो सभी पार्टियों के जो ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी भी इच्छा है कि क्रिमिनलाइजेशन रोका जाए
और मैं ये कहता हूं कि बाकायदा एक प्रस्ताव है सभी पार्टियों की सहमति से व्यापक चुनाव सुधार का, जिसमें पार्टियों को टिकट न देने से लेकर कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, सबका अपना कॉल भी है, से लेकर चुनाव सुधार की, चुनाव आयोग को अधिकार देने से लेकर सारी चीजें हैं। टुकड़ों टुकड़ों में कुछ करने के बजाय सभी पार्टियां मिलकर समन्वित रूप से करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सही बात है, कि यह बिल्कुल कैंसर सही है बात जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देगा। बिल्कुल सही बात है, कैंसर ही है, कैंसर ही है। और सारी पार्टियों को आगे आकर एक मत होकर और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी यह समस्या हल हो पाएगी, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। शब बखैर।